सभापति महोदय, राजस्थान विधानसभा के अंदर आपने मुझे हो गया प्रदेश में जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति को देखते हुए विकास की योजनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ने से राज्य सरकार जनसंख्या नियंत्रण हेतु एक नीति बनाकर कानून बनाए, ऐसा संकल्प प्रस्तुत करने के लिए मुझे आज्ञा प्रदान की। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरा ये जो संकल्प था ये पिछले सत्र में 23 मार्च 2022 को सलाका के माध्यम से निकला था, लेकिन समय के अभाव के कारण इसको स्थगित किया। आज प्राइवेट मेंबर्स डे के दिन ये जो मुझे बोलने का अवसर दिया है, मैं जनसंख्या नियंत्रण के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें करके मैं आंकड़ों के साथ में मेरी बात को रखूँगा, क्योंकि वाकई सभापति महोदय देश की आबादी जो है, प्रदेश की आबादी है, उसमें जनसंख्या के कारण कितना बड़ा विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या के कारण कितना दुष्परिणाम हो रहा है, उसके बारे में भी मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, किसी भी देश की या प्रदेश की विकास की रफ्तार के बारे में कल्पना करना, उसकी क्रियान्वित करना, कुछ ऐसे कानून होते हैं जिनको लाने की आवश्यकता होती है, चाहे वो समान नागरिक संहिता का कानून हो। जब तक ऐसे कानून देश प्रदेश में लागू नहीं होंगे, तब तक देश की प्रदेश की विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। और मैं इसलिए कह रहा हूं माननीय सभापति महोदय कि इस देश में आज़ादी के बाद में मुख्य रूप से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शासन किया, और मैं याद दिलाना चाहूँगा कुछ ऐसे कानून के बारे में, जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये कहे कि इस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है, हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं हैं, हम किसी दल के, किसी व्यक्ति के, किसी पंथ मजहब के विरोधी नहीं हैं, लेकिन देश की सर्वोच्च संस्था पर बैठा व्यक्ति अगर ये कहे और वो कांग्रेस का हो, उसकी मानसिकता का पता लगता है। और उसी समय यूपीए गवर्नमेंट के समय एक ऐसा कानून लाने की मंशा उस दौर में हुई जिस कानून का नाम था सांप्रदायिक लक्षित हिंसा अधिनियम। और उसकी बारीकियों में अगर आप लोग जाएंगे, पता चलेगा कि कितना घिनौना कानून उस समय की यूपीए गवर्नमेंट ने लाने का निश्चय किया, लेकिन देश की संसद में विपक्षी पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी दलों ने विरोध किया। उसके बाद में ये बिल तो नहीं आया, लेकिन उनका मानसिकता जो वो थी वो प्रदर्शित हो गई। और दूसरी तरफ आज देश के अंदर 2014 के बाद में जो राजनीतिक परिवर्तन आया है, और जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, उनका मूल भाव यह है कि वसुधैव कुटुंबकम, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये मूल भावना अगर हो तो चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, ना बिना किसी पंथ मजहब की भावनाओं के आधार पर दिया जाता है। वो इस देश को 140 करोड़ की आबादी को अपना परिवार मानते हैं, वो किसी धर्म विशेष को परिवार नहीं मानकर ना तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर काम करते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री जी 2014 के बाद में आपने भी देखा, हमने भी सीखा है। और तो और माननीय सभापति महोदय, देश में जब आतंकवाद, उग्रवाद 1990 के दशक के आसपास में जब तेजी पर था, इसको मुस्लिम आतंकवाद कह सकते हैं, पाकिस्तान पर आतंकवाद कह सकते हैं। और 1990 में जब कश्मीर जो भारत का अंग था, धारा 370-35A के कारण जहां तिरंगा नहीं फहराया जा सकता था, वहां 24 जनवरी को वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छाती ठोकर ऐलान किया कि 26 जनवरी को मैं इसी लाल चौक पर तिरंगा फहराऊंगा, और वो करके दिखाया। इससे पहले कितने लोग थे जिन्होंने 1990 के दशक में या इससे 2014 से पहले धारा 370 के रहते, 35A के रहते हुए कश्मीर में तिरंगा फहराया था? नामुमकिन था। लेकिन आज जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर जाते हैं, तो खुले मैदान में आजादी के इस वातावरण में आराम से घूम के भी आते हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। ये वातावरण अगर किसी ने दिया है तो धारा 370 खत्म करने के बाद, 35A खत्म करने के बाद में दिया है। और उसी के कारण देश का कोई भी नागरिक आज जम्मू कश्मीर में जा सकता है, और आप वहां जाके क्या बात करते हैं, अगर देश के अंदर कांग्रेस सत्ता में आई तो 370-35A को लागू करेंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं माननीय सभापति महोदय
कि आज जनसंख्या नियंत्रण का कानून कितना जरूरी है, ये इस बात के लिए कि देश में प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, और इसलिए कि 11 जुलाई 1985 को विश्व की आबादी लगभग 5 अरब के करीब पहुंच गई, और उसी के कारण प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई 1987 को यूएन ने तय किया कि विश्व के अंदर जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा। और इसलिए कि माननीय सभापति महोदय, कि अगर हम लोग बात करें कि इसके कारण जो लोगों ने बातें करी कि विकास आधारित जनसंख्या नीति बनाने पर ही प्रदेश की जनसंख्या को स्थिर या नियंत्रित किया जा सकता है। और तो और माननीय सभापति महोदय, आज के समय में जनसंख्या कानून के कारण जितनी भी ये जो परेशानी हो रही है, इसके ऊपर लगाम लगाना आवश्यक होगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं माननीय सभापति महोदय कि अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ये पाएंगे कि एक अनुमान के मुताबिक भारत की जनसंख्या 2017 में 1 अरब 34 करोड़ हो चुकी थी, और ये आंकड़ा पूरी दुनिया की आबादी का 17.86% है। और 2017 तक दुनिया की आबादी लगभग 7 अरब 51 करोड़, और आबादी के लिहाज से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बनने वाला है। और इसके बाद जब चीन पहले स्थान पर है, और आने वाले कुछ समय में भारत चीन को पछाड़कर भी दुनिया के अंदर आबादी के मामले में पहले स्थान पर आ जाएगा। और माननीय सभापति महोदय, आज़ादी के बाद में देश के युवाओं की संख्या की अगर बात करें, एक रिपोर्ट कहती है, यूथ इन इंडिया 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में साल 1971 से 2011 के बीच युवाओं की आबादी 16.8 करोड़ से बढ़कर 42.2 करोड़ हो गई, यानी कुल आबादी का 34.8%। साल 2023 तक देश में युवाओं की तादाद लगभग अपनी आबादी का 32.6% हो जाएगी, और चीन के युवाओं की आबादी 22.31 से 10% ज़्यादा हो जाएगी। ये तुलनात्मक अध्ययन भारत और चीन के बारे में कहने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। और माननीय सभापति महोदय, चाहे वो हमारा प्रदेश हो चाहे देश हो, जब आबादी बढ़ती है तो उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। पूरे विश्व में हर साल 8 करोड़ की जनसंख्या में वृद्धि होती है, जिसमें से 2 करोड़ की वृद्धि अकेले भारत में होती है, अर्थात पूरी दुनिया की कुल जनसंख्या वृद्धि का 1/4 हिस्सा अकेले भारत के हिस्से में आता है। भारत में प्रति मिनट 52 बच्चे पैदा होते हैं, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश बना हुआ है। और तो और माननीय सभापति महोदय, अगर बात करें विश्व की जनसंख्या की 2022 की, पूरे विश्व की जनसंख्या इस समय लगभग 790 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, मतलब 7.9 अरब। इसमें से केवल 2 देश, चीन और भारत की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो ये दोनों की जनसंख्या मिलाकर ये फरवरी 2022 तक का मैं बता रहा हूं 280 करोड़ के करीब हो गई, जो विश्व की जनसंख्या का 36.17% है। और इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने 1989 से प्रत्येक 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का निर्णय किया। और माननीय सभापति महोदय, विश्व की जनसंख्या 7.9 अरब, भारत की लगभग 140 करोड़, और राजस्थान की अगर बात करें तो लगभग 8 करोड़ की आबादी इस समय राजस्थान की है। और मैं राजस्थान की आबादी का 1901 से लेकर 2011 तक निवेदन करना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय कि 1901 में राजस्थान प्रदेश की आबादी 1 करोड़ 2 लाख के करीब थी, और 1911 में ये 0.6% बढ़ी, और ये बढ़ते बढ़ते माननीय सभापति महोदय 1921 में जरूर माइनर 6.19% कम हुई। उसके बाद 1931 में 14.14% की बढ़ोतरी, 1941 में 18.1% की बढ़ोतरी, 1951 में 15.20% की बढ़ोतरी, 1961 में 26.20% की बढ़ोतरी, 1971 में 27.83% की बढ़ोतरी, 1981 में जब मेरा जन्म हुआ उस समय राजस्थान की आबादी में लगभग 32.97% की बढ़ोतरी, 1991 में यह बढ़कर 28.44% के साथ बढ़ोतरी हुई, 2001 में 28.41% और 2011 में माननीय सभापति महोदय 21.31% की बढ़ोतरी हुई है। और ये बढ़ोतरी देखिए 1 करोड़ 2 लाख से बढ़कर आज राजस्थान की आबादी लगभग 8 करोड़ के करीब हो गई है। ये राजस्थान की बढ़ती हुई आबादी चिंता का विषय हम सबके लिए होना चाहिए। और माननीय सभापति महोदय,
अगर पूरे विश्व की अगर हम लोग बात करें, चीन 143 करोड़ 94 लाख जनसंख्या के आधार पर विश्व की जनसंख्या का 18.47%। दूसरे नंबर पर भारत लगभग 140 करोड़ 17.80%। संयुक्त राज्य अमेरिका 33 करोड़ 10 लाख 4.5%। इंडोनेशिया 27 करोड़ 35 लाख 3.51%। और पाकिस्तान लगभग 23 करोड़ 2.83% की आबादी के साथ में विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार है। और माननीय सभापति महोदय, ये बढ़ती हुई आबादी देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ उस समय भारत की आबादी जनसंख्या लगभग 37.6 करोड़ थी, जो आज की तारीख में बढ़कर लगभग 140 करोड़ के करीब हो गई है। और आने वाले समय में हम विश्व में सबसे बड़े आबादी के देश के रूप में हो जाएंगे। और माननीय सभापति महोदय, 10 साल पहले जब 2011 की जनगणना हुई उस समय भारत की आबादी 121 करोड़ के पार थी, और आज जब 2022-23 के अंदर हम लोग हैं, ये जनसंख्या बढ़कर 140 करोड़ के करीब हो गई है। और भारत के प्रमुख धर्मों के बारे में अगर हम लोग बात करें जनसंख्या की आबादी का, तो 1951 के करीब भारत में हिंदू आबादी 82.1% थी, मतलब 30.6 करोड़। उस समय मुस्लिम आबादी 9.49%, लगभग 3.54 करोड़। और ईसाई 2.3% के साथ में 43 लाख, सिख 1.89%, बुद्ध 0.74% और जैन 0.46 के साथ में। और माननीय सभापति महोदय, विभाजन से पहले भारत में आबादी का लगभग 66% हिंदू समुदाय निवास करता था। और तो और माननीय सभापति महोदय, आबादी बढ़ने के साथ में मुस्लिम समुदाय की आबादी में भी बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई है। 1947 के विभाजन के बाद देश में जो मुस्लिम आबादी का लगभग 10% थी, ये वर्तमान भारत में मुस्लिम आबादी बढ़कर लगभग 15% से 17% हो गई है। 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या भारत की है। यहाँ हर साल 17.64% की दर से जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जो पहले 10 साल में 21.54% थी। और आज़ादी के बाद जो बदलाव हुआ कि 1947 में बंटवारे के बाद से लेकर अब तक भारत की जनसंख्या 3 गुनी से ज़्यादा बढ़ गई है। और 1951 की जनसंख्या जो 36 करोड़ थी, आज बढ़कर लगभग 1 करोड़ 40 लाख हो गई है। और मैंने ये आंकड़ा इसलिए दिया माननीय सभापति महोदय कि देश में मुस्लिम आबादी, प्रदेश में मुस्लिम आबादी जिस अनुपात में बढ़ रही है, वहाँ एक विचारक ने अपने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण बिल जब भी कोई पार्टी करती है, जब भी कोई सरकार करती है, तो वहाँ उनको जनसंख्या नियंत्रण का विरोध मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताकर इसके खिलाफ में वातावरण पैदा किया जाता है। और मैं इस बात पर निवेदन करना चाहूँगा कि आज हम उस भयानक साजिश की ओर जा रहे हैं जो इस देश के करोड़ों मुस्लिम भाइयों के प्रति दशकों से रची जा रही है, और जिसकी वजह से हमें ऐसा दिखाई देता है कि आम मुसलमान जनसंख्या नियंत्रित करने के पक्ष में नहीं है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे लोग जो राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं, जिनको भारत में हिंदू मुसलमान दिखाई देता है, जो मुस्लिमों को काम में लेते हैं, वोट बैंक के आधार पर उनका शोषण करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनको कहीं ना कहीं डर है कि जब तक मुस्लिमों के साथ खड़े नहीं होंगे तब तक हमें वोट नहीं मिलेगा। असलियत क्या होती है बताते नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सभापति महोदय कि दरअसल देश के अंदर कई ऐसे राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठन हैं जो मुसलमान भाइयों बहनों में असुरक्षा की भावना को भर के, उनकी भावनाओं का दोहन करके, उन्हें मुख्य धारा से काटे रखते हुए इन्हें भीड़ और वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि उनके नाम पर उनकी दुकानदारी और मठाधीश चलती रहे। इसलिए जब भी कोई इस देश में जनसंख्या नियंत्रित करने की बात करता है तो सबसे पहले मुसलमानों को डराया जाता है, जनसंख्या नियंत्रण को गैर इस्लामिक बताया जाता है, और जोर शोर से चेतावनी दी जाती है कि देश के मुसलमान जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए बनाए गए किसी भी कानून को नहीं मानेंगे। जबकि सच्चाई यह है कि आज इस देश में जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को अपनाने की सबसे ज़्यादा जरूरत हमारे मुसलमान भाइयों बहनों को है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट में सबसे ज़्यादा घायल कोई समुदाय है तो मुस्लिम समुदाय है। और मैं कहूँगा इसलिए कि माननीय सभापति महोदय, मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति के लिए बनाई गई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अन्य सामाजिक धार्मिक श्रेणियों के बच्चों की तुलना में एक मुसलमान बच्चे के कम वजन, कम लंबाई होने का अधिक खतरा होता है। साथ ही मुसलमान बच्चों में अन्य हिंदू बच्चों की अपेक्षा कुपोषण का ज़्यादा खतरा रहता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में सबसे अधिक निरक्षरता मुसलमानों में रही, जहाँ जेएनयू में केवल 13.57%,
ईसाइयों में 25.65%, बौद्ध समुदाय में 28.16%, सिखों में 32.49%, हिंदुओं में 36.39% लोग निरक्षर थे। वहीं मुसलमानों में यह निरक्षरता प्रतिशत बढ़कर 42.72% था, जो देश में सबसे ज्यादा था। औरतों और महिला साक्षरता के लिहाज से भी भारत में मुस्लिम समुदाय की बहनें सबसे पिछड़ी हुई है, जिनका प्रतिशत 48.1% है। माननीय सभापति महोदय, औरतों और नेशनल सैंपल सर्वे 2009-10 के आंकड़ों के मुताबिक सभी धार्मिक समुदायों के बीच सबसे ज्यादा गरीबी मुसलमानों के अंदर ही देखी जा रही है। और जिन राज्यों में मुस्लिम समुदाय की अच्छी खासी आबादी है, वहां भी ये जो अन्य समुदाय की तुलना में स्थिति है वो बहुत खराब है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 25% से अधिक मुस्लिम है, लेकिन सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी केवल 4.7% पाई गई है। इसी तरह असम में मुस्लिम आबादी 30% है, 30% अधिक है, लेकिन सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी महज 11% के आसपास है। और माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन मुस्लिम समुदाय को जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जो नीति अगर कभी बनाई जो उनको परेशान किया जाता, उनके बीच में डर की भावना पैदा की जाती है, ये आंकड़े में इसलिए मैं रख रहा हूं ताकि सदन को पता लगे, इस प्रदेश को पता लगे कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाया जाना कितना आवश्यक है। और तो और माननीय सभापति महोदय, जनसंख्या नियंत्रण के कानून बन जाने से आखिर में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने से समुदाय तो कोई नुकसान होगा या नहीं होगा, ये कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन सच्चाई ये होगी कि ये जनसंख्या महाविस्फोट खुद मुस्लिम समुदाय को ही सबसे ज्यादा नुकसानदेह होगा। ये आज मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं। और माननीय सभापति महोदय, हर 10 सालों के बाद में देश के अंदर जनगणना होती है, और 2021 की जनगणना इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि बीच में 20-21 के अंदर जो कोविड की महामारी आई, उसके बाद में 21 के बाद में ये जनगणना हुई नहीं है। तो माननीय सभापति महोदय, ये जो 2021 की जनगणना होगी, ये देश की 16वीं जनगणना होगी, और यूनाइटेड नेशंस के आंकड़ों के वर्ल्डोमीटर के अनुसार 26 जुलाई 2021 तक भारत की आबादी लगभग 1,39,50,00,000 के करीब थी। और भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला स्टेट अगर कोई है उत्तर प्रदेश, और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। और माननीय सभापति महोदय, कोविड के चलते 2021 की जनगणना में देरी हुई, कोई कहने की आवश्यकता नहीं। और भारत में इस जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत देश में प्रति व्यक्ति औसत आयु 28.4 वर्ष है। ये इसलिए कि जब बढ़ती हुई जनसंख्या होगी, बहुत सारी परेशानी आएगी, पौष्टिक आहार का अभाव होगा, भोजन के लिए वो जो पौष्टिकता मिलनी चाहिए, प्रोटीन्स, वो नहीं मिलेंगे। और तो और माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की धार्मिक जनसंख्या के आंकड़ों पर अगर हम लोग नजर डालें तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या हिंदू समुदाय की थी, और उसके बाद में बहुत मुस्लिम समुदाय की। हिंदू 88.49%, मुस्लिम 9.7%, सिख 1.27%, ईसाई 0.14%, बौद्ध 0.02%, जैन 0.91% और अन्य 0.01 के साथ में ये राजस्थान की धार्मिक जनसंख्या का आंकड़ा मैं आपके सामने निवेदन करता हूं। और माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर प्रथम स्थान पर 11 की जनगणना के अनुसार लगभग 66,26,000 के करीब जनसंख्या जयपुर की। और राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर, और सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला डूंगरपुर, कम लिंग अनुपात वाला जिला धौलपुर, सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कोटा, सबसे कम साक्षरता वाला जिला जालोर। और माननीय सभापति महोदय, आंकड़ों से निकलकर अगर हम लोग बात करें तो जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख निहितार्थ युवा आबादी के लिए होंगे, जो भविष्य में संसाधनों की कमी की स्थिति का सामना करेंगे। जनसंख्या वृद्धि गरीबी, भूखमरी और कुपोषण की समस्या को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और स्वास्थ्य और शिक्षा की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने में बाधा के रूप में कार्य कर रही है। भारत में जनसंख्या वृद्धि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 1, 2, 3 और 4 पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। हाल ही में CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, एक निजी संगठन द्वारा 1 जनवरी 2023 को जारी आंकड़े के अनुसार राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी वाले राज्य हैं। CMI के अनुसार राजस्थान की बेरोजगारी दर 28.5% है, और इसका सबसे प्रमुख कारण अगर कोई है तो जनसंख्या की तीव्र गति से बढ़ती हुई रफ्तार है, वो है। और भारत की जनसंख्या समान रूप से नहीं बढ़ रही है। NFHS इंगित करता है कि कुल प्रजनन दर TFR विभिन्न वेल्थ क्वांटाइन के महत्वपूर्ण रूप से विभिन्न प्रकार की होती है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, जो इस समाज में, जो प्रदेश में जो सबसे गरीब
वेल्थ क्वांटाइल का है टीएफआर प्रति महिला 3.2 बच्चे, दूसरे सबसे कम में 2.5 बच्चों का टीएफआर, और जो सबसे अधिक पैसे वाले हैं उनमें टीएफआर प्रति महिला 1.5 बच्चे। ये जो मैं बता रहा हूं आपको, इससे पता चलता है कि आबादी के बढ़ते हुए हिसाब से और जनसंख्या वृद्धि के कारण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा अधिक होती है। और जनसंख्या नियंत्रण में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है, अन्यथा परिवार नियोजन का भार महिलाओं पर होता है, सारा बोझ महिलाओं पर आ जाता है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि महिला नसबंदी की दर लगभग 38% है, जबकि पुरुष नसबंदी का जो आंकड़ा है 0.3% है। भारत दुनिया में कुल भूमि का केवल 2.4% साझा करता है, जबकि दुनिया के 17% और 15% मानव और पशुधन आबादी का बोझ वहन करता है। मानव जनसंख्या में वृद्धि से प्राकृतिक संसाधनों की मांग में वृद्धि होती है। और तो और जनसंख्या जब बढ़ेगी तो इसके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। प्रथम, भारत चीन से आगे निकलेगा। 2027 तक भारत को सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने के लिए चीन से आगे निकलने से कोई नहीं रोक सकता, जिस रफ्तार से ये जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या की लाभांश को पुनः प्राप्त करने के दरवाजे 2061 में बंद हो जाएंगे। और तो और माननीय सभापति महोदय, भारत में बुजुर्ग जनसंख्या का आकार और प्रतिशत बढ़ रहा है। 2001 में 77 मिलियन से 2011 में 104 मिलियन, 2050 तक बुजुर्गों की आबादी का 3 गुना बढ़कर 300 मिलियन, मतलब देश की आबादी का 20% तक बुजुर्गों की आबादी बढ़ने की पहुंचने की संभावना है। और माननीय सभापति महोदय, जनसंख्या विस्फोट की समस्या से जूझता प्रदेश और देश, इसके बारे में कहने की ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। लगभग प्रदेश की और देश की आबादी का 42% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। ये बढ़ते हुए देश की आबादी का दुष्परिणाम है। और माननीय सभापति महोदय, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने में एक एक दिन की देरी भारत के लिए कितना विस्फोटक होती है, उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय, कि भारत में इस वक्त दुनिया की करीब 17.5% आबादी है, लेकिन उसके पास दुनिया का केवल 2% भूभाग, अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था की केवल 0.03% है। और आबादी के मामले में हम विश्व में सबसे ऊंचे पायदान में दूसरे नंबर पर है। हो सकता है 2027 में हम पहले नंबर पर आ जाएंगे, लेकिन ये तुलना में इसलिए कर रहा हूं, इसके दुष्परिणाम के बारे में आप और हम सबको चिंता करने की आवश्यकता है। यानी मैंने जो आंकड़ा बताया उसके मुताबिक दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है, लेकिन उसके हिस्से में दुनिया की जमीन का 50वां टुकड़ा है और 3.333 रुपया ही इस प्रत्येक हिंदुस्तानी के हिस्से में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हम हमारी आमदनी को दुगनी कर लें, चौगुनी कर लें, बाकी दुनिया के मुकाबले हम गरीब ही बने रहेंगे। और इसलिए इस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। और भारत में बढ़ती आबादी, राजस्थान प्रदेश में बढ़ती आबादी, ये अलग अलग चुनौतियों का विषय है माननीय सभापति महोदय। प्रति व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों में गिरावट आ रही है, खेती किसानी पर बढ़ता हुआ दबाव है, जल भूजल, नदियों तालाबों का जल, मिट्टी और वायु की गुणवत्ता में गिरावट, खाने पीने की चीज़ों में बढ़ती मिलावट, स्वास्थ्य सुरक्षा पर बढ़ता खतरा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी अनिवार्य आवश्यकताओं के क्षेत्र में माफियाओं का बढ़ता प्रकोप, बेरोजगारी का बढ़ता संकट, कानून व्यवस्था की बढ़ती दिक्कतें, नक्सलवाद, माओवाद और आतंकवाद जैसे हिंसक विचारों को खाद्य पानी मिलने जैसी सुविधा भी बढ़ते जनसंख्या के कारण हो रही है। बढ़ते जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी का संतुलन की वजह से बढ़ता सांप्रदायिक मनमुटाव, आरक्षण और विशेष दर्जे की मांग को लेकर बढ़ती हिंसा और छीना-झपटी और विभिन्न राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे को लेकर तनाव और रस्साकसी, ये बहुत बड़ी समस्या जो है माननीय सभापति महोदय इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आप और हम सबके सामने। और मैं कोट करूंगा कि 15 अगस्त 2019 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर से जब देश को संबोधित किया, उन्होंने भी कहा कि छोटा परिवार भी सच्ची देशभक्ति का परिचायक होता है। बड़ा परिवार देश में असंतुलन पैदा करता है, देश में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करता है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री जनसंख्या विस्फोटक की ज्वलंत व सामयिक समस्या पर चिंता जाहिर करते हैं, तो मुझे लगता है आप हम सबको समझने की आवश्यकता है। जनसंख्या विस्फोट की भयानक समस्या के प्रति आगाह करते हुए
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2027 तक जनसंख्या के मामले में भारत चीन को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान पर आएगा। प्रधानमंत्री ने भी देशवासियों को बताया कि छोटा परिवार रखना भी सच्ची देशभक्ति है तथा ऐसा करने वाले व्यक्ति सम्मान के पात्र हैं। भारत की 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार देश की आबादी जो रिकॉर्ड की गई है और उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ रही है और गत दशक 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या में 18 करोड़ 10 लाख की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये बहुत चिंता का विषय है। बढ़ती जनसंख्या के कारण जो मैंने दुष्परिणाम बताए वो तो है ही हैं, लेकिन साथ में विश्व बैंक ने भी देश में व्याप्त गरीबी की भयावह स्थिति की ओर संकेत करते हुए अपनी रिपोर्ट में बताया कि देश की लगभग 42% गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं। यही नहीं माननीय सभापति महोदय, देश में विश्व के लगभग 20 करोड़ के करीब लोग भूख व कुपोषण के आधार पर इस दंश को झेल रहे हैं। और माननीय सभापति महोदय, देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण का कानून का स्वरूप कैसा हो और उस पर किस प्रकार की कार्रवाई हो, यह भी जानने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, बचपन से हम लोग सुनते आए थे कि भारत किसानों, गांव और संयुक्त परिवारों का देश है। राजस्थान प्रदेश भी अपना कुछ ऐसा ही है, लेकिन जनसंख्या विस्फोट की वजह से आज राजस्थान प्रदेश हो चाहे भारत हो, किसान, गांव और संयुक्त परिवार तीनों तबाही के कगार पर हैं। नैरेटिव ये सेट किया गया कि किसान के बेटे उसके हाथ पैर होते हैं, इसलिए जितने बेटे उतने अच्छे। लेकिन इस त्रुटिपूर्ण नैरेटिव का नतीजा ये हुआ कि आज़ादी के बाद महज 1 या 2 पीढ़ियों में ही भारत के अधिकांश किसान बर्बाद हो गए। अगर किसी के पास 50 एकड़ जमीन थी, बहुत बड़ा किसान था, लेकिन जब उसके 5 बेटे हुए, उनके हिस्से में केवल 10-10 एकड़ जमीन आई। फिर जब इन किसानों के भी औसत 3-4 बेटे हुए तो वो महज 2-3 एकड़ जमीन पर सिमट गए और नतीजा ये हुआ कि 2 पीढ़ियों के भीतर ही किसान परिवार की किसानी चौपट हुई। बढ़ते लड़ाई झगड़े, जीवन यापन की मुश्किलों के कारण संयुक्त परिवार टूटने लगे, गांव से पलायन भी काफ़ी बढ़ गया, साथ ही देश भर में लाखों किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। इसके विपरीत यदि उन किसान परिवार से शुरू में ही 2 बच्चों की नीति अपना ली होती या उनकी किसानी बर्बाद होने से रोक ली होती तो न संयुक्त परिवार टूटते, न गांव से पलायन बढ़ता और न इतनी आत्महत्याएं होती। माननीय सभापति महोदय, कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? बस 5 मिनट। माननीय सभापति महोदय, देश में जनसंख्या विस्फोट के कारण लिंगानुपात की जो स्थिति है वो भी बड़ी चिंताजनक है। लिंगानुपात की स्थिति भी बहुत घट रही है। प्रदेश में घटता लिंग अनुपात खतरनाक स्थिति की तरफ पहुंच गया। 10 साल पहले हुई जनगणना में लिंग अनुपात 888 था, जबकि तमाम प्रयासों के बाद भी ये अंतर कम नहीं हुआ है। और ये माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून कितना जरूरी है, ये सारी बातें बताई, लेकिन इसके दुष्परिणाम पहले मैंने बताए, चाहे गरीबी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भूखमरी हो, अल्प पोषण हो, खाद्यान्न का संकट हो, बढ़ता हुआ आतंकवाद हो, गुंडागर्दी हो, भ्रष्टाचार हो, कालाबाजारी हो, हेराफेरी हो, तस्करी हो, जल संकट व स्वच्छ पेयजल का अभाव हो, तापमान में वृद्धि, भू उर्वरा शक्ति में कमी, पर्यावरण प्रदूषण, विकास की गति में रुकावट, सुरक्षित आवास की कमी, बिजली का संकट, मलिन बस्तियों की संख्या में बढ़ोतरी, वन क्षेत्र में कमी, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये इस प्रकार के कुप्रभाव हैं। माननीय सभापति महोदय, अगर समय रहते जनसंख्या विस्फोट की स्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया तो आज हम इसको भुगत रहे आने वाले समय में स्थिति और भी चिंताजनक होगी। और माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अधिक जनसंख्या अथवा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अधिक जनसंख्या अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन करती है। स्वच्छ हवा के अधिकार, पीने के पानी का अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार, नींद के अधिकार और शिक्षा के अधिकार में बाधा है। उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम.एन. वेंकटचलैया जी की अध्यक्षता में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वर्ष 2000 में संविधान समीक्षा आयोग बनाया था। इस आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण हेतु संविधान संशोधन की सिफारिश की थी और अब मुझे लगता है कि समय आ गया, जनसंख्या पर समुचित नियंत्रण हेतु भारतीय संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नया अनुच्छेद जोड़कर सभी सरकारों के लिए जनसंख्या नियंत्रण प्रयास करना एक दायित्व होना चाहिए।
मेरा तो सुझाव है माननीय सभापति महोदय, अनुच्छेद 47 के नीचे 47A नामक अनुच्छेद जोड़ा जा सकता है। वैसे भी अनुच्छेद 47 लोगों के पोषाहार स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा करने से संबंधित है। इस संदर्भ में मेरा एक और सुझाव है, हमें संविधान में संशोधन कर भाग 4A के अनुच्छेद 51A में एक नया कर्तव्य जोड़ना चाहिए, जिसमें सभी नागरिकों का यह कर्तव्य हो कि वे जनसंख्या नियंत्रण हेतु सरकारी नीति का पालन करेंगे। और माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर एक ऐसी नीति बनाई जाए, ऐसा राजस्थान एक कानून बनाए जिसमें जनसंख्या नियंत्रण के अंदर पॉलिसी लाई जाए, जहां आगे चलकर इस भयंकर विस्फोट की समस्या को रोका जा सके। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा, सरकारी नौकरी से 2 से अधिक बच्चे होने पर शिक्षा सरकारी नौकरी से वंचित हो, चिकित्सा के अंदर किसी प्रकार की उनको सुविधा नहीं मिले, ये जो आप चिरंजीवी की बात करते हैं, माननीय सभापति महोदय, जब तक सख्त कानून इस जनसंख्या नियंत्रण पर नहीं बनेगा, एक सख्त पॉलिसी नहीं बनेगी, तब तक ये दुष्परिणाम हमारे बीच में होते रहेंगे और राजस्थान प्रदेश हमारा पिछड़ता जाएगा। और मैं तो इतना कहूँगा माननीय सभापति महोदय, एक पॉलिसी बनाकर जो नियम बनाया जाए, 2 से अधिक बच्चे अगर जिस परिवार के होंगे उसको चुनाव में मतदान से वंचित करने के लिए भी एक पॉलिसी बनाई जाए। और तो और गैस सिलेंडर उसको बंद किया जाए, प्रधानमंत्री आवास मिलता है उसको बंद किया जाए, शौचालय योजना उसको बंद की जाए, और ये जो राशन सामग्री मिलती है राजकीय सुविधा के रूप में, उस पर भी बैन लगे। बिजली व पानी जो कनेक्शन है सरकारी, उस पर भी प्रतिबंध लगे। और पेट्रोल डीजल जो आवागमन के लिए जरूरी है, उन पर भी पाबंदी लगाई जाए। बैंकिंग सुविधा जो है उस पर पाबंदी लगाई जाए। और मेरा माननीय सभापति महोदय निवेदन है, इसके साथ भी अन्य ऐसे सख्त कानून बनाए जाए जिससे इस देश का, प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर ले कि नहीं, अगर मुझे जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी जो कानून बनेगा राजस्थान का और भारत देश का, उसमें मुझे इसका सख्ती से पालना करनी पड़ेगी। और माननीय सभापति महोदय, मैं तो इतना ही कहूँगा कि संपूर्ण देश के लिए जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए राजस्थान विधानसभा का पवित्र सदन ये संकल्प पारित कर भारत सरकार को भेजे और खुद ही कानून बनाए कि प्रति परिवार माता पिता के अलावा सिर्फ 2 संतान का ही प्रावधान हो। और आज चीन में जबकि 1 संतान का प्रावधान किया गया है, उसके कारण आज चीन लगभग भारत के बराबरी पर है, थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन आने वाले समय में हम चीन को पछाड़कर, जरूरत हमें इस समय यह है कि हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो, जरूरत हमें है कि हम सामाजिक रूप से मजबूत हो, हमारा भाईचारा सौहार्द बना रहे, लेकिन हम लोग जनसंख्या के इस विस्फोट के अंदर जितना फंस रहे हैं, जितना हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए वो हम लोग करनी करें। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे ये निवेदन है कि राजस्थान सरकार ये विधानसभा का सदन आज ये संकल्प पारित करे, इस विधानसभा के सभी सदस्य और इस प्रदेश का प्रत्येक नागरिक ये संकल्प प्रस्तुत करे कि हम राजस्थान प्रदेश के साथ में है, राजस्थान सरकार के साथ में है कि जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर जो पॉलिसी बनेगी हम उसका सख्ती के साथ में, पूरी ईमानदारी से, अनुशासन के साथ में पालन करेंगे और जो नीतियां बनेगी उसका फॉलो करेंगे। मैं एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर, चाहे हमारे विचारक हो, चाहे हमारे महापुरुष हो और देश के प्रधानमंत्री से लेकर जिन जिन लोगों ने इससे जनसंख्या विस्फोट अपने विचार व्यक्त किए, मुझे लगता है उस पर मंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम 21वीं सदी में आज एक ऐसे दौर में पहुंच गए जहां भारत विश्व के अग्रणी देशों में गिना जाता है। लेकिन जरूरत है कि जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी बनाकर हम उसका अनुपालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान। श्री राजेंद्र।